नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के किसी सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी को टिकट नहीं दिया गया तो इसके पीछे वो खुद जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी ने परिवारवादी राजनीति को अनुमति नहीं दी है और न ही दी जाएगी। हालांकि देखा जाए तो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग ज्यादातर राजनीतिक दलों और राज्यों में परिवारवाद गहरी जड़ें जमा चुका है। देश के सभी सियासी पार्टियां परिवार के रोग से ग्रस्त है। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कांग्रेस की तरह परिवारवाद नहीं है, लेकिन पार्टी में बड़ी संख्या में नेता पुत्र अब महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में मिली जीत के बाद बुलाई गई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल का माला पहनाकर भी स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी बीजेपी सांसद या मंत्री के बेटे या बेटी की उम्मीदवारी खारिज हुई तो इसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगला चुनाव दूसरी पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। वहीं परिवारवाद और वंशवाद को लेकर दूसरी पार्टियों के खिलाफ लड़ाई छिड़ने के बाद भी कांग्रेस मुक्त अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता अब गांधी परिवार से सीधे इस्तीफे की मांग करने में जुट गए हैं। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस के इन अंतर विरोधों का फायदा उठाने की फिराक में है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला करती है। देखा जाए तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग ज्यादातर राजनीतिक दलों और राज्यों में परिवारवाद गहरी जड़ें जमा चुका है। देश की सभी सियासी पार्टियां परिवार के रोग से ग्रस्त है। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कांग्रेस की तरह परिवारवाद नहीं है, लेकिन पार्टी में बड़ी संख्या में नेता पुत्र अब महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो चुके हैं। वाम दल भी इससे अछूता नहीं है। बीजेपी की सियासत में लंबी चौड़ी फौज परिवारवाद से आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार विधायक बने हैं। विजया राजे सिंधिया की एक बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, तो दूसरी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं और पोता संदीप सिंह विधायक और अभी तक योगी सरकार में मंत्री थे। इसी तरह वर्तमान ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी नेता लालजी टंडन के पुत्र अभिषेक टंडन अभी तक यूपी सरकार में मंत्री थे। जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितेंद्र प्रसाद, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी बीजेपी की ओर से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। ये कुछ नाम उदाहरण भर हैं, लिस्ट अभी और लंबी है। परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी खुद इससे कितना दूर है, ये इन नामों को देखकर पता चल जाता है। वैसे देश की राजनीति में परिवारवाद की शुरुआत करने का आरोप नेहरू परिवार पर लगता है। आज मोतीलाल नेहरू की 5वीं पीढ़ी कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रही है। यही वजह है कि आरोप लगता है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन गई है। मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, फिर संजय और राजीव गांधी, राजीव की पत्नी सोनिया गांधी और अब उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी के हाथों में पार्टी की बागडोर है। बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह, मुरली देवड़ा के पुत्र मिलिंद देवड़ा, राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट, शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी राजनीति का हिस्सा हैं। परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस की लिस्ट भी बीजेपी से छोटी नहीं है। वहीं कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का कुनबा, बीएसपी मुखिया मायावती का परिवार, चौधरी अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी, बिहार में लालू परिवार, पासवान परिवार, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को ही सौंपी और वो फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं।
उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। महाराष्ट्र में ही शरद पवार का परिवार भी राजनीति से जुड़ा है। हरियाणा के तीनों लालों देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के अलावा तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का परिवार और कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार इसी वंशवाद की राजनीति की उपज है। साल 2009 में 29% सांसदों की पृष्ठभूमि वंशवाद से जुड़ती थी, जो 2014 की संसद में गिरकर 21% रह गई। संसद में मौजूदा समय में परिवार आधारित राजनीतिक दलों की तादाद 23 है। वैसे वंशवाद की पकड़ सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं है, वो राज्यों की विधानसभा में भी उतने ही ताकतवर हैं। अच्छी योग्यता रखने वाले कुछ लोगों को छोड़ दें तो राजनीतिक परिवारों से आने वाले 20 या 30 साल की उम्र के लोगों को राजनीति में प्रवेश के बाद बेहतर ओहदा, ताकत और कमाई होने की ज्यादा क्षमता दिखती है। हालांकि मौजूदा दौर की राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को नई दशा और दिशा दे सके। इस मापदंड पर परिवारवाद से जुड़े ये राजनेता कितना खरे उतरते हैं, ये बहस का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है और ये कहा है कि परिवारवाद और वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाना, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई नेता जिसको अगर टिकट नहीं मिली, उसके बेटे को टिकट या उसकी बेटी को टिकट नहीं मिली, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। ये कहकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि अगला चुनाव जो होगा वो वंशवाद और परिवारवाद के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। सत्येंद्र यादव जी हैं, लीडर हैं एसपी के। और लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है। महेश जी, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वंशवाद की, परिवारवाद की बात वो न सिर्फ अभी बल्कि चुनाव प्रचार के वक्त भी कर चुके हैं। उन्होंने सपा को निशाने पर लिया था, कांग्रेस को निशाने पर लिया था, और जब एक रैली की थी तो वहां पर बता दिया था कि परिवारवाद और वंशवाद को खत्म करने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना कितना जरूरी है। यहाँ न सिर्फ वो अपने सांसदों और मंत्रियों पर बता रहे हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा पार्टी में, बल्कि कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधते हो, ऐसे तमाम और राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कर दीजिए एक बार फिर से महेश जी। भैया महेश जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है। अजय जी, किस तरह से देखते हैं? सीधे सीधे निशाना गांधी परिवार को भी के ऊपर भी साधा गया है, रडार पे लिया गया गांधी परिवार को। ये कहा गया न सिर्फ, अब आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री इस पर बोलते हैं, बल्कि कांग्रेस के खुद के अंदर से अगर इस तरह की आवाजें उठने लग जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न नेहा जी आपने किया है। गांधी परिवार के बारे में प्रश्न उठाना है जिसको उठाना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर आदमी को अपनी आजादी है। प्रधानमंत्री जी जब ये बात कह रहे हैं और ये आप फोटो चला रही हैं, अभी उसमें चैनल में दिख रहा है, एक तरफ जेपी नड्डा साहब हैं, पिताजी का नाम बता देते उनका, तो प्रधानमंत्री जी को क्या पता, भूल गए होंगे वो किस पार्टी से और क्या थे। और पंकज सिंह के पिता वहां बगल में हैं, उनके जस्ट बगल में, दोनों लोग माला पहना रहे हैं। तीसरा व्यक्ति वहां पे अमित शाह जी हैं। एक नया चीज वहां भी आया है, वो BCCI का शायद वो सेक्रेटरी सचिव हैं उनके पुत्र, वो किस हैसियत से सचिव बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री की भाषा और कथनी और करनी में इतना अंतर होता है। वो जब भी कहते हैं तो वही नहीं होता, चिराग कर ले अंधेरा, जो एक कहावत है कि आप अपनी बात को अपने गिरबान में झांकते नहीं है, सारी दुनिया आपको दिखती है, एटलीस्ट अपने गिरबान में भी झांकिए। अनुराग ठाकुर से लेकर आपने दिखाया भी किस तरह हिमाचल में अनुराग ठाकुर से लेकर छत्तीसगढ़ में अभिषेक सिंह तक रमन सिंह के पुत्र हैं, किस तरह पंकज सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लेकर पंकजा मुंडे तक महाराष्ट्र में है। ठीक है कि परिवारवाद जो है कहीं ना कहीं मेरिट को एक लेवल पर क्रॉस करती है, लेकिन यदि परिवार के कुछ ऐसे लोग जो जेन्युइनली सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं और वो जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई किसी को आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, एक नैरेटिव चलाना
एक पर्टिकुलर परिवार को टारगेट करना, उसको लांछित करना, उस पर दोषारोपण करना और उससे नफरत करना अलग चीज है। और ईमानदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में परिवारवाद का विरोध करना दिल से, यदि विरोध करते तो माधवराव सिंधिया जी के पुत्र को क्यों दिया इन्होंने, जितेंद्र प्रसाद जी को क्यों दिया इन्होंने, आरपीएन सिंह को क्यों दिया इन्होंने। तो लंबी फहरिस्त है, कहा जाए तो पूरा रात भर चलेगा तो भी नाम कम हो जाएगा भाजपा में जो हाल है। लेकिन वही है, कहना कुछ है, करना कुछ है और जनता में दिखाना है, चूंकि इनको कहीं ना कहीं एक नफरत है गांधी परिवार से और ये जायज है इनका नफरत। ठीक है। मैं एक महेश जी से सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगी। सत्येंद्र जी और लक्ष्मण जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है अजय जी। महेश जी, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मिल पा रही होगी। जी महेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। मैं नेहा जी, आज प्रधानमंत्री ने जो इस तरह की बात रखी, नहीं, अभी सवाल ये है कि अजय जी कह रहे प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है। और अब इतना ही परिवारवाद और वंशवाद की उनको याद आ रही है कि अगला जो चुनाव है इस पर होगा, तो पहले अपनी पार्टी में खत्म करिए ना वंशवाद और परिवारवाद, वहां पर तो खत्म नहीं किया जाता। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई बात को स्वीकार करना, अस्वीकार करके और फिर मतलब एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यही है जो आज प्रधानमंत्री ने कही। और प्रधानमंत्री ने ये बात जो कही वो कमोबेश जो है वो जी कारण अगर आप समझे तो यही है। पहले जो है रियासत थे, रियासत जब मर्ज किए पटेल जी ने, उसके बाद ये क्षेत्रीय छत्रप हो गए। अब आज देखिए, आज कम से कम कमोबेश 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे परिवारों का जो है दबदबा है और उन परिवारों ने रसातल में मिला दिया राज्यों को। अगर प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता करके या बीजेपी कांग्रेस में उन्होंने सारे बाउंड्री लाइन को पार करके उन्होंने जो सच्चाई है देश की, कि देश की दुर्दशा में ये जो परिवारवाद है और उस परिवारवाद का सबसे बड़ा अगर कोई आदर्श है, सबसे बड़ा सूचक है या उसका संकेतक है, तो स्वाभाविक है कि नेहरू गांधी परिवार है, जिनकी सियासत जो है महज परिवार की वजह से चली आ रही है। तो इस देश को इन लोगों ने जो दिया, इन्होंने कभी किसी राजनीतिक नेता के मुंह से आपने सुना? 1975 में ये जरूर संपूर्ण क्रांति के जरिए जयप्रकाश जी ने इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन बाद के दिनों में चूंकि सत्ता के संघर्ष में बहुत सारी चीजें, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे जो बाद के दिनों में उसको छिन्न भिन्न कर दिए। अब उस मतैक्य को और उस विचार को जो है अगर किसी ने बाद के दिनों में नहीं ढोया, बाद के दिनों में उसको अच्छे से नहीं निभाया, तो उसके लिए देश की जनता जिम्मेवार नहीं है। देश की जनता ने तो एक लोकशाही में अपना जो उसकी जो कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसको निभाया। लेकिन हम लोग ठीक है सर, एक सेकंड महेश जी, अगर आप ये कहते हैं कि अगला चुनाव जो है परिवारवाद और वंशवाद की, सुनिए, आप ये कहते हैं कि अगला चुनाव जो है परिवारवाद और वंशवाद पर लड़ा जाएगा, तो सर क्या नहीं लगता कि पहले हम तो खुद पाक साफ हो, हम तो पहले सही हो, उसके बाद हम दूसरों को बोले, या हम जनता के अंदर ये बेहतर संदेश। अगर बीजेपी वंशवाद और परिवारवाद पर चुनाव लड़ती है तो सर आपसे सवाल नहीं बनता कि पंकज सिंह विधायक क्यों हैं, उनको क्यों टिकट मिला है? रीता बहुगुणा जोशी भी हालांकि अपने बेटे के लिए मांग कर रही थी। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में क्यों हैं? अनुराग ठाकुर बीजेपी में क्यों हैं? उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है? जितेंद्र प्रसाद क्यों है? सर ऐसे बहुत एक लंबी फहरिस्त है। क्यों है ये नेता, क्यों इनको टिकट दिया गया? और अगर आप परिवारवाद का इतना ही विरोध करते हैं तो इनको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? सर मैं पहले आपको करेक्ट कर दूं कि या वो पंकज जी हैं, अनुराग जी हैं, या धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, या आप अगर कई महीने में ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी की तरह नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते आज कहें इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और अगर इस मुकाम पर ये लोग पहुंचे हैं
इन लोगों ने ये सोच के नहीं सर कहीं किसी अखिल संगठन भारतीय को ज्वाइन विद्यार्थी किया कि परिषद में इन्हें और बहुत कोई तमाम मंत्री नेता बनना होते है। हैं जिनको मौका नहीं मिलता, सुनिए। वो महज कार्यकर्ता बन के ही सुनिए, रह जाते सुनिए। हैं, लेकिन इसलिए इनको तवज्जो दी जाती है क्योंकि इनके पिताजी एक ओहदे पर बैठे हैं। इस बात को आप भुला नहीं सकते। सत्येंद्र जी, क्या इस बात को भुलाया जा सकता है सर? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि परिवारवाद और वंशवाद, परिवारवाद की जड़ इतनी गहरी है सपा के अंदर कि कोई और तो अध्यक्ष बनने की नहीं सोच सकता है समाजवादी पार्टी के अंदर। एक परिवार का इंसान ही अध्यक्ष बन सकता है। मुख्यमंत्री अगर वहां की जनता मौका देती है तो बन सकता है, क्या कोई और सोच सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अगर निजी जीवन अच्छा नहीं रहा तो कम से कम बाद में किसी गरीब बेचारे को, किसी भी व्यक्ति को गोद ले लेते, उसका भी जीवन का भला हो जाता और प्रधानमंत्री जी को भी परिवार की भावनाएं उनके अंदर उपज जाती। प्रधानमंत्री जी जो परिवार को लेकर इतनी चीज दिखा रहे हैं, सत्य तो ये है कि प्रधानमंत्री जी जिस परिवार की भावनाओं से दूर हैं, उसका क्रोध पूरे देश पर क्यों निकाल रहे हैं? अभी भी क्या बिगड़ा है? समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, प्रधानमंत्री जी अगर गोद लेना चाहें तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का एक परिवार के साथ, ताकि परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का जो बोझ और परिवार को चलाने का जो तजुर्बा होता है, जो आवश्यकताएं होती है मूलभूत, उनको समझे प्रधानमंत्री जी। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि देश में कोई भी आदेश लागू करना आसान होता है, लेकिन एक परिवार को चलाना मुश्किल होता है। एक परिवार में क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या जरूरत होती है, कैसे भावनाओं से उस परिवार को सींचा जाता है, बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे इतने भाषण देके उत्तर प्रदेश में गए हैं, लेकिन जनता ने ये बता दिया अखिलेश यादव परिवार तो अच्छे से चला रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश चलाने के लिए ठीक नहीं है। किसने कहा? ये जनमत की लूट हो गई, धोखाधड़ी हो गई, जालसाजी हो गई। सर ये हम थोड़ी कह रहे हैं सर, ये तो जनता कह रही है। ये यूपी में जो फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड पूरी दुनिया देख रही है, जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए और आयोग को प्रेशर में लेते हुए, तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दबाव में लेकर, बसपा को दबाव में लेकर ये जनमत की लूट की है। ये चुनाव ही नहीं है, ये चुनाव नहीं है, ये तो दबाव है, ये चुनाव नहीं है। ये चलिए सर, लेकिन ये तो चुनाव के बाद अक्सर कहा जाता है, देखिए जो पार्टी बाहर जाती है वो ये कहती है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ है, ये ऐसा गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हो गया, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके खिलाफ आपने क्या किया? ये क्योंकि मेरा मुद्दा नहीं है, आप इस मुद्दे को उठा रहे इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया? कोर्ट से हमने निवेदन किया है, वी आर इन प्रोसेस and by the process we will come back and in front of everyone very soon. सर ये तो चुनाव के बाद अक्सर कहा जाता है। Right now we are hurt a lot because of this loot. This mandate, they got jumped and they got cracked with this democracy in Uttar Pradesh. BJP and their supporters. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मैं आती हूँ। लक्ष्मण जी अब सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। सवाल ये कि क्या एक बहुत अहम और बहुत बड़ा विषय रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद, जिसका जिक्र न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं की तरफ से ये जिक्र किया जाता रहा कि समाजवादी पार्टी वंशवाद से ग्रसित है, ये रोग से ग्रसित है, कांग्रेस पार्टी वंशवाद से ग्रसित है, इनको सत्ता पर बिठा के कोई फायदा नहीं, ये बार बार जनता को बताया गया और अगला चुनाव इसी पर लड़ा जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री क्लियर कर चुके हैं। तो यानी कि एक बड़ा इशू रहा ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उस पर। देखिए नेहा जी, परिवारवाद के लिए इस समय बीजेपी जिस तरह से उसे पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ये निश्चित रूप से उनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि उनके पास किसी भी बात को कहने और बहुत बड़ी आबादी तक उसे पहुंचा देने में कामयाबी हासिल हो रही है। अभी देखिए ना, एक फिल्म को लेकर के किस तरह से क्या क्या पहुंचाया जा रहा है, इस पर कभी बातचीत होगी, लेकिन परिवारवाद कोई ऐसी बात नहीं है जो नई है। लगातार
पिछले ही 3-4 दशकों की ही बात करें तो लगातार ये विमर्श उठता रहा है कि परिवारवाद बुरा है। मैं 2-3 चीजें बहुत त्वरित तौर पर जोड़ देता हूँ क्योंकि अभी आपको ब्रेक भी लेना है। पहली बात, परिवारवाद आपके इंट्रो में एक पक्ष उसका आ गया है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो इसके अर्थ को कितना सीमित कर देते हैं। वो क्या अर्थ है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पर नहीं जा सकते परिवारवादी होने के नाते। इसी पर वो सपा, बसपा, आरजेडी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी सबको घेरते हैं। तो क्या आपका परिभाषा इतनी नैरो है? आप मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं परिवारवादी होकर के, लेकिन टॉप पर नहीं जा सकते। दूसरा सवाल कि परिवारवाद कोई एक ऐसी शय है जिसको केवल राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। जय शाह ने देश का कौन सा भला किया कि उनकी कंपनी इतनी जल्दी आगे बढ़ गई और बाकी लोगों के नौकरी जा रही है, उनका बिजनेस ठप हो रहा है। मैं विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूं नेहा जी, एक तर्क वहां से देता हूं। विश्वविद्यालय अभी मीडिया पर नहीं जा रहा कि मीडिया में नेपोटिज्म पर पिछले साल ही क्या क्या बहस हुई थी। विश्वविद्यालयों में लगभग आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जो परिवार के कॉन्टेक्ट पर आती है, इस पर तो कभी बात ही नहीं होती। अब आप ये कहें कि कुलपति आप नहीं बन सकते किसी कुलपति के बेटे या बेटी होकर के, तो परिवारवाद आपका जायज है, अगर आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो नाजायज है। ये मुझे लगता है कि पूरे विमर्श को उथला कर देना है, हास्यास्पद बना देना है, और यह बिल्कुल भी उनको राजनीतिक माइलेज भले ही मिल जाए कि आपके पास तंत्र है, आप बड़ी आसानी से किसी को बदनाम कर सकते हैं कि देखो भाई एक कांग्रेस परिवार है, एक सपा परिवार है, एक राजद परिवार है, लेकिन वह परिवार उसी वक्त में काम आ रहा है जिस वक्त में राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी बहस चल रही, और बाकी फहरिस्त आपने रख दी। एक और परिवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार, वहां दीक्षित हो जाइए तो आपको बहुत सारे ओहदे मिलेंगे और फिर ये कहा जाएगा कि आप तो अपनी मेहनत के दल पर आए थे। आखिरी टिप्पणी नेहा जी, मेरिट की बात करने वाले लोगों ने विश्वविद्यालयों के भीतर रिजर्वेशन का विरोध किया क्योंकि लोग जाति के नाम पर आरक्षण पाएंगे तो उसमें मेरिट खराब हो जाएगी। ये परिवारवाद कौन सा परिवारवाद है जिसमें आपको कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी मिल रही है? आज आप राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री बनाएंगे, अगली बार हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाए, आप कैसे रोकेंगे? तो ये उसके विमर्श को उथला करना है। मेरा मानना है कि इसके विमर्श को इतना नैरो नहीं करना चाहिए कि आप परिवारवाद को केवल टॉप ऑफ द पार्टी की बात को सीमित कर दें, ऐसा नहीं है। इस विमर्श में एक खुली बहस होनी। अजय जी, सवाल मेरा सीधा आपसे है सर, जब आपसे मैंने पहले भी पूछा था, अब ये आवाज सर अंदर से उठ रही है, कांग्रेस के अंदर से ही ये सवाल उठ रहा है कि गांधी परिवार क्यों नहीं नेतृत्व किसी और को दे देता है, क्यों नहीं दे देता, ताकि कांग्रेस का कुछ पुनरुद्धार हो सके, कुछ बेहतरी की तरफ कांग्रेस आगे बढ़े। क्या वाकई कांग्रेस को लेकर, अगर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा जाता है तो ये एक बड़ा विषय और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सोनिया गांधी अध्यक्ष है, राहुल गांधी खुद कमान संभाल रहे हैं, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान, लेकिन सभी को नकार दिया जनता ने। अब क्या वाकई वो वक्त आ गया है कि अब किसी और को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए? और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को सौंप देनी चाहिए? क्योंकि G23 जिन नेताओं ने बगावत की थी, पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, अब तो खबर ये भी है कि सर वो कुनबा भी और बढ़ सकता है बगावतों का, और बगावती जो सुर अख्तियार कर रही हैं उनका कुनबा और ज्यादा बढ़ सकता है। एक बैठक भी आयोजित की गई है। कैसे इसे देखते हैं और क्या आपको लगता है सही वक्त है? क्या जी, कई प्रश्न किया है आपने, उत्तर प्रयास कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। पहला जो अंतिम प्रश्न आपका है कि कुनबा बढ़ सकता है, कोई कुनबा नहीं बढ़ने वाला है, और न कोई कुनबा वहाँ है। एक दो लोग हैं, मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो G20 है, G30 है, G40 है, G0 है, ये GG है, उसमें कई GG होंगे कई जगह के। चुनाव में अभी जब 5 राज्य का चुनाव हुआ, जो लोग कांग्रेस का झंडा लेकर सड़कों पे थे वो हमारे जैसे लोग थे, और हम लोग आज भी। गांधी परिवार जिसने इस कांग्रेस को जोड़ने का काम किया, जिसने बलिदानी दी, जिसके परिवार के 2-2 लोग शहीद हुए, जिसके लोगों ने, ऐसा नहीं है कि थाली में सजा के उनको मिल गया। सोनिया गांधी 10 साल मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और सोनिया जी को भी आसानी से नहीं मिला था कांग्रेस परिवार। वो दौर देखा है सबने। आप तो महिला है, महिला का दर्द समझ सकती हैं। प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश में, जनता ने जरूर उनको आशीर्वाद उस लेवल पे सीट के टर्म में नहीं दिया है, लेकिन हर आदमी दिल पे हाथ रख के कहेगा कि प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा मेहनत जनता के मुद्दों को लेकर की है,
और एक नैरेटिव सेट करने का काम किया है कि लड़कियों को भी कैसे, महिलाओं को भी कैसे राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी उसकी होनी चाहिए। उसकी शुरुआत हुई है इस चुनाव में। ये बड़ा एक व्यापक परिवर्तन देश के भविष्य की राजनीति के लिए होगा। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने वाली ये सरकार, गृह राज्य मंत्री उनका बेटा रौंद रहा है, उसमें लड़ने का काम यदि कोई किया तो एकमात्र और महिला थी उत्तर प्रदेश में। क्या ये सही वक्त आ गया है सर? क्या अभी कमान किसी और को सौंप दी जाएगा कांग्रेस को बचाना है तो? प्रश्न नहीं सुना मैं ठीक सर, क्या ये सही वक्त आ गया है कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो ये जो नेतृत्व की कमान है ये किसी और को सौंप दिया जाए? देखिए कमान नेतृत्व में कमी नहीं है। नेतृत्व में यदि कमी होती तो नेतृत्व में कमी थी तो मोदी जी को 3 राज्य हारे थे, उसके बाद छोड़ देना चाहिए। कहाँ कमी है सर? लगातार 13 राज्य हारे हैं। भाजपा ने भी 13 राज्य अभी बंगाल में हारे ना। इससे पहले बाई इलेक्शन में 4 राज्य हारा। आखिर बाई इलेक्शन में कैसे हारे? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम उन दूसरे पर जाते भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जीत भी होती है, हार भी होती है, उसका हम मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता, सार्वजनिक ये सामूहिक दायित्व है हमारा, मेरा भी दायित्व है। मैं 1.5 महीने उत्तराखंड में रहा हूँ लगातार चुनाव में। हमने देखा है, फील्ड में काम किया, कार्यकर्ताओं के हिम्मत और हौसले को देखा। प्रियंका गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी के सभाओं को मैंने संचालित किया। हम जानते हैं कि किस तरह से एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता। सर, आपने देखा, लेकिन कांग्रेस के बड़े और सीनियर लीडर इसको नहीं समझ पा रहे। कोई कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हाँ। जो फील्ड में काम कर रहा है, चाहे नेता हमारा हो, गांधी परिवार के लोग हो, चाहे कार्यकर्ता हो। सर, गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल और शशि थरूर, तमाम जो नेता है सर, इन्हें आप बड़ा नहीं कहेंगे। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद अगर आप इन्हें बड़ा नहीं कहेंगे तो आप ये आपकी गए हैं वो। हाँ। आपने चुनाव में जरा फुटेज लीजिए, बताइए कि कितनी बार कहाँ चुनाव में प्रचार में ऐसे नेता है जो आज गाल बजा रहे हैं चैनल पर बैठ के। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का आप देखिए कितना कहाँ मैंने क्या क्या किया है। पिछले 1 महीने का सोशल मीडिया का खबर, फील्ड का खबर, तो ऐसे थोड़े होता है। सत्येंद्र जी, ऐसा क्या है सर? अब परिवारवाद को लेके प्रधानमंत्री लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। भाजपा के नैरेटिव को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है सर। और भाजपा के नैरेटिव को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं, ले जाए। हम लोग कमिटेड कांग्रेसी कार्यकर्ता है। हम लोग देश के विकास के लिए, देश के जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, बंटवारे की राजनीति नहीं करेंगे जो भाजपा कर रही है। तो सर, आप नहीं समझा पाए ना उत्तराखंड में आप मौजूद थे, उत्तराखंड में भी नहीं जनता को समझा पाए। वहाँ पे पूर्ण बहुमत थे, तमाम बातें कही जा रही थी, एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम बातें कही जा रही थी कि विकास नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन नहीं समझा पाए सर। आप नहीं समझा पाए, इस बात को मानिए। नहीं समझा पा रहे हैं तो ये इसमें नेता का कमी नहीं है, हमारी भी कमी है, हम कार्यकर्ता की भी कमी है। हम तो स्वीकार रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को कह दिया जाए? ठीक है। सत्येंद्र जी, क्या आप एक कार्यकर्ता के साथ ही क्या सपा में अध्यक्ष बनने की सोच सकते हैं, या वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह के परिवार का ही कब्जा है, उन्हीं का कब्जा रहेगा? या आप नहीं सोच सकते हैं अध्यक्ष बनने की? नहीं सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं? एक आम कार्यकर्ता सोच सकता है क्या? अगर नहीं सोच सकता तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेता क्यों नहीं वार करे इस पर? सबसे पहले तो कि माननीय अखिलेश यादव ने, आप बताइए, सबसे पहले उनको डिस्क्वालीफाई करिए। इज ही अनएजुकेटेड? इज ही नॉट हैविंग द क्वालिफाइड एजुकेशन to lead any kind of political party? Or tell me which kind of problem you are facing. The problem is not that. जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है। आप एक बात बताइए, परिवारवाद तो उस गरीब में भी है जिसकी कई पीढ़ियों से गरीब का बेटा गरीब, गरीब का बेटा गरीब, गरीब का बेटा गरीब। इस देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक दिन मंच पर नाटक करते हैं। उस गरीब के बेटे को जो गरीब बन रहा है, उसके परिवारवाद को कब खत्म करेंगे आप? वो भी तो एक परिवारवाद है। एक भूखे व्यक्ति का बेटा नहीं, ये तो कह रहे हैं कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आपके यहाँ पे ऐसा होता है क्या? मुख्यमंत्री का ख्वाब सत्येंद्र यादव जी देख सकते हैं क्या? अरे सुनिए, इनको अमेरिका भेज दोगे तो अमेरिका वाले हो जाएंगे, चाइना भेज दोगे चाइना वाले हो जाएंगे,
इनका कोई पता नहीं है कौन से वाले हैं। ये तो इनको जब जो मन करता है, कभी आर्मी वाले बन जाते हैं, कभी पनडुब्बी वाले बन जाते हैं, कभी फिल्मों के कोई कलाकार बन जाते हैं, कभी कोई टोपी लगा लेते हैं, कभी कुछ रुमाल ओढ़ कोई चादर ओढ़ लेते हैं। कौन सी टोपी लगा लेते हैं? जितना टाइम कौन सी टोपी लगा लेते हैं? कौन सी टोपी की बात कर रहे हैं? आप एक बात बताइए। अरे RSS की टोपी की बात कर रहे हैं। ये जिस जिले में जाते हैं वहाँ टोपी लगा लेते हैं। कौन सी टोपी होती है सर? उसको बताइए ना, स्पष्ट करिए। लगा लेते हैं। किसी मजार में जाते हैं तो योगी जी, मोदी जी वो भी टोपी लगा लेते हैं, लेकिन बाहर आके नाटक करते हैं कि मुसलमान तो हमारे दुश्मन है। अरे ये जहर बोकर सिर्फ राजनीति तो कर रहे हैं सर। हमने तो नहीं देखी मजार में कौन सी टोपी लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। ये तो आपने ही देखा होगा। तो पहले हमने तो सर नहीं देखा आज तक। जो गरीब हो रहे हैं उनको खत्म करिए। ठीक है, माननीय अखिलेश यादव को लोग सुन रहे हैं, वो सुनकर मुख्यमंत्री। अरे सर सुन तो रहे हैं लेकिन वोट नहीं दिया ना। विधायक बन रहे हैं। सुन तो रहे थे, बस में बैठ के जो बस चली वो हमने भी देखा, सुना भी, सब चीजें हुई, लेकिन वोट नहीं मिला आप लोगों को। क्या मोदी जी उनको विधायक बना रहे हैं क्या? मोदी जी उनको सांसद बना रहे हैं क्या? अरे आप अपना परिवार नहीं चलाए, आप अपने परिवार में सफल रहे। इस हिंदुस्तान में जिनका वोट ले रहे हो वो भी तो परिवार वाले हैं। ठीक है महेश जी, अरे सोचिए, ठीक है महेश जी, वालों को लूट रहे हो। कह रहे जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का सुख चैन क्यों छीन रहे हैं लोगों का? ठीक है सर, ठीक है, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। महेश जी, महेश वर्मा जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हम तो सुन पा ही रहे हैं, और हम आतंकवाद और अपराधियों का संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। परिवारवाद के नाम पर यहाँ जो आतंकवाद और अपराधवाद और जिस तरह से माफियागिरी और एक संगठित गिरोह चलाने का जो काम किया गया और जिस तरह का एक माहौल तैयार किया गया उत्तर प्रदेश में, वो सबके सामने है। उसके बारे में बुलडोजर किसके ऊपर चले, आज भी किसको लड़ाया गया? आतंकवादियों को लड़ाया गया, अपराधियों को लड़ाया गया। परिवार की बात जब आप करते हैं और आतंकवादियों को लड़ाया गया, अपने बूते पे अगर आए होते तो समझ में आता। मुलायम सिंह यादव का अगर नाम नहीं होता और उनकी औलाद नहीं होते तो ये इनको कोई एक वोट देने वाला नहीं था। न इनकी ये समझ है, न वो सोच है। मुलायम सिंह यादव की वजह से अगर कहीं अखिलेश यादव ने नाम काम कमाया, उसी मुलायम सिंह यादव के तो थोड़ा पिछवाड़े पे लत मारा और उसी अपने चाचा को किस तरह से इन्होंने बेइज्जती करी। ये संस्कार देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सत्येंद्र जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। बोलिए बहुत मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं, पीछे अपने परिवार में बोलते रहे होंगे, आप अपने मोहल्ले में बोलते रहे होंगे, टीवी पर बैठ के किस तरह से बात करते हैं किसके बारे में। मैं मोदी जी, योगी जी करके बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं चिल्लाता हूँ मैं। पहले तमीज से बोलिए और सम्मान अच्छा सत्येंद्र जी, ये बात सही नहीं है क्या कि अगर नेहा जी इस तरह के ये उदंड लोगों को आप लोग लेके आइएगा तो ऐसे घटिया आदमी के साथ हम डिबेट नहीं ठीक, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए महेश जी, गलत बात है। मैंने उनको भी टोका। देखिए, भाषा की एक मर्यादा होती है, उसको मत पार करिए प्लीज। दोनों से अनुरोध है मेरा, इस तरह से नहीं। आप एक टीवी चैनल पे बैठे हैं और इस तरह से प्लीज मत करिए। बड़े घटिया आदमी हो। सत्येंद्र जी सवाल पे रहिए ना सर। एक दूसरे पर निजी कटाक्ष करने से बचना चाहिए। आप दोनों प्रवक्ता हैं और अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरह से। समझा रहे हो आप, उल्टा उनको डांट रहे हो, उनको समझा रहे हो। ठीक है, दोनों से अनुरोध कर रही हूँ सर, मैं दोनों से अनुरोध। आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं डांट रही, मैं अनुरोध कर रही हूँ आप लोगों से सर, प्लीज। नहीं इस तरह डिबेट करिए। नहीं इस तरह से। आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो मत सुनिए या उनको मत सुनाइए, लेकिन किसी आदमी को अभद्र तरीके से बात नहीं, बिल्कुल नहीं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है सत्येंद्र जी, मुद्दे पे आइए सर। क्यों टाइम खराब अपना भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, दर्शकों का भी हो रहा है, मत करिए ना सर। सत्येंद्र जी, इस बात में क्या दम है कि अगर मुलायम सिंह यादव करहल में प्रचार करने के लिए नहीं जाते और उस हालत में वो तो नाम तक भूल गए थे किसके पक्ष में वोट डालना है, क्या नाम है, उनको भी बताया गया। इस हालात में अगर वो गए प्रचार करने के लिए और ये कहने के लिए कि अखिलेश यादव को वोट करिए, तो क्या आपको लगता है कि अगर मुलायम सिंह यादव नहीं जाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता अखिलेश यादव का करहल से विधानसभा चुनाव जीतना? हर हफ्ते देश के गृह मंत्री, सम्मानीय गृह मंत्री
आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी इंटर और 12वीं नहीं जानते हैं कि इसमें फर्क क्या होता है और देश को भी बता रहे हैं, तो मैं इसको क्या समझूं कि उनकी उम्र हो गई? आप बताइए, हर हफ्ते एक लतीफा छोड़ देते हैं, कहीं कुछ बोल के जाते हैं, कुछ बताते, 46 और 84 में फर्क नहीं जान रहे हैं। अब मैं इसको क्या समझूं? भाई देखिए, ये जो प्रतिवर्ष अगर कोई बात निकल जाती है, कई बार फ्लो में ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इट डजंट मीन दैट इज नॉन, मतलब उनका कोई इस तरह का वो नहीं होता है। अब भैया ये बताइए, इंटर और 12वीं में फर्क अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं वो पूरे भारत को बता रहे हैं। अब इसको मैं क्या समझूं? अगर नेताजी कोई चीज भूल रहे हैं तो देश में बहुत सारे लोग भूल रहे हैं। ये तो कोई ऐसा बात नहीं है जिसको लेकर डिबेट में कोई इस तरह की बात हो। हाँ, ये सही बात है कि नेताजी ने माननीय अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया, तो मैं एक सवाल ये पूछता हूं कि अगर नेताजी माननीय अखिलेश यादव के लिए प्रचार नहीं करेंगे तो क्या भाजपा के लिए प्रचार करेंगे? ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। इस देश के इतने बड़े नेता हैं वो, कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के रक्षा मंत्री, इस देश में नेताजी के नाम से अगर किसी को जाना जाता है, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी को जाना जाता है। ठीक है, आज भी सदन में जब होते हैं तो शोभा बढ़ाते हैं सदन की। ठीक है लक्ष्मण जी, अब सवाल ये भी है कि सर ये परिवारवाद के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उभरते हुए नेता, जिनको मौका नहीं मिल पाता, जो आगे नहीं आ पाते, जो आगे बढ़ नहीं पाते? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा है? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ पे तो जी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन किसी और पार्टी में ऐसा है क्या? देखिए, अभी नेहा जी, हम लोग परिवारवाद चूंकि बहुत बड़ी अवधारणा है, पिछली टिप्पणी में मैंने ये बात कही कि कोई भी क्षेत्र सामूहिक और सार्वजनिक जीवन का नहीं है जिसमें परिवारवाद हावी नहीं है, लेकिन उस पर हम खुली बहस नहीं कर पाते, हमारा समाज अभी तैयार नहीं। क्योंकि अभी का विषय राजनीति का है, इसलिए इसी पर केंद्रित रह करके मैं एक बात कहता हूँ कि यह बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कि हमारे समाज में इस समय राजनीति क्या केवल आप बड़े परिवार के हैं इस नाते आपको मौका मिल जाता है, ये एक पक्ष है इसका। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वह मौका नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आप उसे साबित करते हैं, ये तर्क उन लोगों का है जो परिवारवाद को डिफेंड करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि राजनीति में जो पतन हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, वो केवल आप किसी बड़े परिवार के इतने मात्र से ही नहीं मिल जाएगा आपको, उसके साथ और भी। जैसे अब एक बात सोचिए, क्या इस समय जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए ना हो, जिस पार्टी के पास फंड ना हो, क्या वो बीजेपी या इस बड़े बड़े दल जो हैं उनके सामने चुनाव लड़ पाएंगे? कई प्रत्याशी तो इतने अच्छे होते हैं, इतने जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं। हमारे इसी देश में नॉर्थ ईस्ट में अपसपा के खिलाफ लड़ने वाली जो महिला थी, उनको केवल 98 वोट मिले। जो लोग काम करते, सोनी सूरी, इन लोगों ने चुनाव लड़ा, जिन्हें कोई वोट नहीं दिया। तो राजनीति की बहुत सारी मुश्किलें हैं, उसमें एक बात है परिवारवाद। इस पर खुल करके बहस, न तो सत्ता पक्ष आता है न विपक्ष आता है। इसका किसको एडवांटेज मिल रहा है, इसके कितने कितने आयाम हैं, इसके कितने पक्ष हैं, इसे बहस नहीं की जा रही है। ये एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि भाई देखो परिवारवादी कौन है। अच्छा, अब इससे क्या होती है इमेज? विपक्ष के साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि देखिए, एक जगह आपको काम करना पड़ेगा, वो आपकी छवियों को कैद कर रहे हैं और उनके पास तमाम तंत्र है जिससे उनकी बात लोगों तक पहुंच जा रही है। अब आपके पास ये मौका है कि आप उस तंत्र को कैसे डिकोड करते हैं, आप उनके ऊपर कैसे ये बात कहते हैं। और प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं ना, तो उसका असर तो वैसे भी बहुत बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक, महेश जी, सीधे से सवाल मेरा आपसे है, सर क्या कहने मात्र से ही परिवारवाद से लोगों को निजात मिलेगी? परिवारवाद की राजनीति से क्या जनता को निजात मिलेगी, या फिर इसके लिए कदम भी उठाने की जरूरत है? क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। और अगर इस तरह वो कहते हैं कि परिवारवाद से निजात मिलनी चाहिए देश में राजनीति में, लेकिन सवाल यही कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी वो सफाई दिखाई देगी क्या? देखिए नेहा जी, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है ना, वो कहीं न कहीं जो ये चुनाव के जो परिणाम है, उन्होंने ये इसलिए बात नहीं कही कि उनके मन की कोई बात थी या उन्होंने अपने तरफ से देश पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखिए, परिवारवाद पे या परिवार के नाम पर पार्टी चलाने वालों को कितनी करारी हार
मिली, और वो कहाँ से मिली? जनता से मिली। जनता जनार्दन ने उनको पटकनी दी है। प्रधानमंत्री का सीधा संवाद ये है कि आप इन सब चीजों से देश को, जनता को मुक्त करिए। ये परिवारवाद के नाम पर जो राजशाही की जाती है, 1200 करोड़ रुपए का आप नाच नचवाते हैं सफाई में, ये कहाँ का, ये कौन सा समाजवाद है भाई? कौन से समाजवाद में लिखा है कि एक तरफ दंगे में जो है लोग मरे जा रहे हैं, उनके जख्म पे मरहम लगाने का काम करने के बजाय आप 300 करोड़ का नाच नचवा रहे हैं, सफाई उत्सव करा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से इस देश में 75 साल में एक ही काम हुआ कि कुछ गैंग क्रिएट किए गए, और वो गैंग क्या करते थे? डेंट करते थे, डैमेज करते थे, डिफेम करते थे किसी न किसी को, और उस तरह से पूरे देश में लोगों को जो है बेवकूफ बनाने का काम करते थे। अब जनता धोखा नहीं खा रही है। अब जनता की आंख में आप धूल नहीं झोंक सकते। अब जनता जाग चुकी है, और जागने का सही प्रमाण आपको देखना है तो ये चुनाव आपको बताता है। अगर आपका काम जमीन पे है तो आपको ना कोई परिवारवादी कहेगा। चुनाव ये भी तो बता रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है पहले के मुकाबले। भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़े हैं मैडम, 5% वोट हमारे पहले से ज्यादा हमें मिले हैं। अगर सीटों में कहीं ये किसी तरह से कुछ ये वोट इन लोगों का तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं, जो अपने आप को परिवार के नाम पर लड़ा रहे थे, परिवार के नाम पर जो पार्टी चल रही थी। आप आज की डेट में ये जनादेश है, ये जनाक्रोश है, जो साफ जाहिर करता है कि इस देश में इस तरह के लोगों की राजनीति में कोई अब प्रासंगिकता नहीं रही। इसको कहने की जरूरत प्रधानमंत्री ने इसीलिए दुस्साहस किया है। प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं कहा? लोग ये भी कह रहे हैं सर, बाकी पार्टियां ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री का खुद का परिवार नहीं है, इसलिए वो दूसरों के परिवार से भी दिक्कतें महसूस करते हैं। ऐसा है क्या? अच्छा चलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के पास परिवार नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर क्यों परिवार नहीं है? क्या परिवार है? परिवार के नाम पर क्या है उनके पास? बाल बच्चे? भाई प्रधानमंत्री जी के पास भाई है, बहन है, उनका पूरा एक कुनबा है जहाँ से वो अपना संबंध भी रखते हैं। ऐसा नहीं है। और इस चीज को कह के आपको क्या हासिल हो जाएगा राजनीतिक रूप से, जहाँ जनता आपको खुद ही डिसऑन कर रही है। आप प्रधानमंत्री को डिसऑन कर रहे हैं और जनता आपको डिसऑन कर रही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि जो अब सत्येंद्र जी जैसे लोग हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व है, इनको आगे ले आइए। अजय उपाध्याय जी हैं, इनको आगे ले आइए। हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम आपको बताऊं कि 100 में 90 ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको कहीं न कहीं सम्मान मिलता है, पार्टी में पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो राजनीतिक रूप से ऐसे लोग जब आएंगे तभी देश का भी भला होगा, जनता का भी भला होगा। अब ये लोग मरे 10 साल अपने जीवन का 10 साल गोल्डन समय जो है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे महेश जी आप बने रहिए। अजय जी सवाल ये भी है कि क्या ये कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग करके या बार बार इस बात को उठाना या परिवारवाद पे लगातार तंज कसना या परिवारवाद पर ही कहीं ना कहीं एक आरोप लगाना, तो क्या ये गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और कमजोर करने की कोशिश कर रही है क्या? और क्या कांग्रेस बिना गांधी परिवार के कुछ है क्या? दो प्रश्न है। पहले तो भाजपा ठीक है, एक नैरेटिव सेट करती है और राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के कारण उसका अपना कहीं न कहीं राजनीतिक सोच है, नैरेटिव सेट करना उसका काम है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो किस लेवल पर करती है मैटर करता है। जनता के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जहां राज्य में हमारी सरकारें हैं, हो सकता है वहां कुछ गलतियां हो, कमियां हो, उसको उठाना आप चाहते हैं जिससे जनता के हित सध सके, या जहां आप सरकार में हो वहां यदि हम कोई मुद्दे उठा रहे हैं तो उसका राजनीतिक आप हमें जवाब दें। लेकिन राजनीतिक जवाब देने के बदले आप परिवार का एक कहावत है उसी पर आप लगे हुए हैं दिन भर। अभी बड़ा अच्छा प्रोफेसर साहब ने, लक्ष्मण यादव जी ने विश्लेषण किया कि एक परिवारवाद जो है कहीं न कहीं एक ऐसा है जो एक राजनीतिक विमर्श का एक मुद्दा है, लेकिन एक छोटा यूनिट है पूरे राजनीतिक प्रक्रिया में। राजनीतिक संस्कृति की यदि हम चर्चा करेंगे तो पॉलिटिकल कल्चर में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो इशू डिस्कस हो सकते हैं। गांधी परिवार को आप जितना डिस्कशन करना कीजिए, जितना उनको डिफेम करने की प्रयास आपको करना है कीजिए, लेकिन इस देश की जनता जानती है
इस देश में 2 प्रधानमंत्रियों को एक ही परिवार ने खोया है। अपने परिवार को खोया, अपने दादी को राहुल गांधी ने खोया, अपने पिताजी को खोया है अर्ली एज में, प्रियंका गांधी ने खोया है। और देखा है कि क्या गुजरती है जब इस स्टेज में गोलियां से छलनी होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों आतंकवादी करते हैं ऐसा। और वो देश के हित में थे, देश के लिए लड़ रहे थे, कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी थे जिससे आतंकवादियों को दिक्कत हुई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब इसका भी आप जी लाखों सिखों को डायरेक्शन जिंदा में ले जलाया जाना गया चाहते इस हैं। देश में। अब तो ये तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी परिवार में नेहरू जी को विरासत में नहीं कुछ मिली थी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, इंदिरा जी को भी लड़ना पड़ा था कांग्रेस के अंदर और देश के अंदर। लेकिन आज के नेताओं को अगर विरासत में मिली, राहुल गांधी को मिली, प्रियंका गांधी को मिली, लक्ष्मण जी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, मैं सर आती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए लक्ष्मण जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की पसंद भी बन जाए। ऐसे बहुत से हीरो हीरोइन हैं जिनके माता पिता तो बहुत चले, जनता उन्हें बहुत पसंद करती रही, लेकिन वो पर्दे पर नहीं छा सके। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके माता पिता तो बहुत अच्छा करते रहे राजनीति में, या पिताजी बहुत अच्छा करते रहे राजनीति में, लेकिन वो खुद नहीं चले। उनमें से ही एक राहुल गांधी भी है, जिस बात का जिक्र अभी हम लगातार कर रहे थे। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भले ही सोनिया गांधी को या फिर उनके पिताजी को, सोनिया गांधी के या राहुल गांधी के पिताजी को, या इंदिरा गांधी को, या फिर आगे अगर नेहरू जी की भी हम बात करें, तो क्या उनको तो लोग पसंद करते रहे, लेकिन क्या राहुल गांधी लोगों की पसंद है क्या? अगर हाँ, तो फिर ये कैसे पसंद है? अमेठी से चुनाव हार गए। देखिए, एक बात तो ये है कि अभी जैसे जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होते हैं, वो अक्सर उनकी भाषा में यह एक अंडरटोन होता है, और सत्ता का ये अंडरटोन होता है कि देखिए चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारा सारा विमर्श बिल्कुल जायज है, देश के हित में। ये सत्ता की भाषा होती है। जो हारता है उसकी कई वजहें होती हैं, उनमें से एक वजह आप ये कह सकते हैं स्वाभाविक नेतृत्व कई बार संघर्ष करके, जमीन से संघर्ष करके मिलता है। मुझे एक कथन याद आ रहा है, पिछली बार जब ये बहस कई बार बीजेपी कई बार वैसे प्लांट भी करती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक बात में महारत हासिल करती है कि वो एक पिच तैयार करती है और लोग उस पर खेलने आते हैं। तो अब चूंकि सत्ता भी उनके पास है तो वो आसान काम हो गया है। जब पिछले परिवारवाद की आई और राजनाथ सिंह से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अभी कैडर ट्रेनिंग कर रहा है, वो नीचे कार्यकर्ता की तरफ संघर्ष कर रहा है और फिर उसे आगे मौका मिलेगा। तो देखिए, परिवार से होने से ये फायदा जरूर आपको मिलता है कि अगर आपको बैकग्राउंड में वह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिल गया, यानी एक पड़ताल की जाए कि राजनाथ सिंह के बेटे ने के साथ जितने बेटे थे अलग अलग, जो किसी बड़े परिवार के बेटे नहीं थे, बेटियां उनको उतना मौका मिल पाया क्या? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।